आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पेज नंबर 16 जो लुसेंट का हिस्ट्री है। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अशोक के उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। और लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। रुम्निदेय स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चुपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया। यह स्तूप बुद्ध के अवशेषों के ऊपर एक विशाल अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में बना है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची नगर के पास पहाड़ी पर स्थित छोटा सा गांव है। यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इस स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग ने जीर्णोद्धार किया था। यह 1989 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ। अब यहाँ देखते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अब देख लेते हैं यहाँ पे अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ मंत्री प्रधानमंत्री होता था। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज राजपुत्र, दवारिक राजकीय द्वार रक्षक, अंतर्वेदिक अंतपुर का अध्यक्ष होता था। संहारता आय का संग्रहकर्ता और सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रशस्ता कारागार का अध्यक्ष, प्रदेष्टि कमिश्नर होता था। और होता था नगर का कोतवाल, व्यवहारिक होता था प्रमुख न्यायाधीश, नायक होता था नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक होता था उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष और मंत्री परिषद अध्यक्ष होता था। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला और दुर्गपाल दुर्ग रक्षक, अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक होता था। अशोक को अपने राजयाज्ञा शिलाओं, स्तंभों और गुफाओं में खुदवाने की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस प्रथम से मिली थी। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी एवं ग्रीक अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है, लेकिन अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। नोट में यहाँ देख लीजिए, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है शिलालेख, 2 है स्तंभलेख, 3 है गुहालेख। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में पटेद्री पैंथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिप्सक को हुई। अब यह देखिए, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। इधर देख लेते हैं प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। यह स्तंभ मूल रूप से अशोक द्वारा 232 ईस्वी पूर्व में स्थापित कराया गया था। यह बलुआ पत्थर से बना है। इसकी ऊंचाई लगभग 10.6 मीटर है। इस पर 3 कालखंडों के अभिलेख अंकित है। अशोक का मूल धर्म लेख ब्राह्मी लिपि में है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति 4वीं सदी ईस्वी संस्कृत में कवि हरिसेन द्वारा रचित। मुगल सम्राट जहांगीर का लेख 1605। यह स्तंभ भारतीय इतिहास के 3 महान युग मौर्य युग, गुप्त और मुगल का अद्भुत संगम है। अब आइए दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। यह मूलतः हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपड़ा कला गांव में स्थापित था। इसे 1356 ईस्वी के पास फिरोज शाह तुगलक ने टोपड़ा कला गांव से हटाकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किले में स्थापित करवाया था। यह बलुआ पत्थर का बना है और इसकी ऊंचाई लगभग 13 मीटर है। इसे
इस स्तंभ पर अशोक के सातों प्रमुख स्तंभ लेख एक साथ उत्कीर्ण हैं, जो इसे अन्य अशोक स्तंभों से विशिष्ट बनाता है। अन्य स्तंभ पर अधिकतम 6 ही लेख मिलते हैं। इस स्तंभ लेख के अन्य नाम हैं भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट और फिरोजशाही की लाट। अब यहाँ देखते हैं हम मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह। ताम्रलिप्ति बंगाल के तट पर स्थित यह बंदरगाह दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। भृगु कच्छ यानी भरूच गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित यह बंदरगाह पश्चिमी देशों यूनान रोम के साथ व्यापार होता था इससे। और यहाँ पे मुजरिस मलबार तट केरल पर स्थित यह बंदरगाह मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और अरब मिस्र और रोमन व्यापारियों के संपर्क में था। अब यहाँ पलूर प्राचीन ओडिशा के तट पर स्थित था। सोपरा या महाराष्ट्र के तट पर स्थित था। अब यहाँ नोट में देखते हैं मास्की शिलालेखों की खोज 1905 ईस्वी में सी बॉर्डोन ने की थी और बाद में इसके विस्तार से अध्ययन पुरातत्ववेत्ता रॉबर्ट सेवेल ने किया था। दिल्ली मेरठ पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। और रामपुरवा यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की। इस स्तंभ के ऊपर ब्रिज यानी बैल की मूर्ति है। अब आइए लौरिया आरा जो बहुत फेमस है। यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। यह पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर से बना है। इस स्तंभ के शीर्ष का सिंह अब नहीं है, जो संभवतः टूट जाने पर कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। यह अशोक के राज्याभिषेक के 26वें वर्ष के उत्कीर्ण कराया गया था। लौरिया नंदनगढ़ यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में अशोक के आदेश और बौद्ध धर्म से जुड़े संदेश खुले हैं, जिनमें अहिंसा, नैतिकता और प्रजा के कल्याण की बातें प्रमुख हैं। स्तंभ की बनावट चुनार के पत्थर से हुई है। इसके शीर्ष पर शेर की सुंदर मूर्ति है, जो अशोक के शासन की शक्ति और वीरता का प्रतीक मानी जाती है। सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंहों की पूर्ति है। 4 सिंहों की पूर्ति शायद यहाँ मूर्ति होगा। और संकिसा स्तंभ, यह स्तंभ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के पास स्थित है। इस स्तंभ का शीर्ष हाथी की मूर्ति वाला है। अशोक के स्तंभों पर मोर की मूर्ति स्तंभ के नीचे हिस्से पर बनती थी। अब पेज नंबर 17 देखते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।